हेलो स्टूडेंट, द एलिवेट रैंकर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, ये क्लास 12th का चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। डेली ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव चैप्टर है एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो ज़्यादा टाइम नहीं गंवाएंगे। आज का जो टॉपिक हमें डिस्कशन करना है वो है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं, किस किन चीज़ों से मिलकर बना है, गैमेटोजेनेसिस कैसे होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो हमारी एनसीईआरटी कहती है एज यू आर अवेयर, तुम पहले से जानते हो कि ह्यूमन जो होते हैं आर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ह्यूमंस आर द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। कि जो ह्यूमंस हैं वो क्या हैं, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है जिसमें दो गैमिट्स का फ्यूज़न का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाया जाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक इंडिविजुअल ही दूसरी ऑप्शन को बना सकता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें दो इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है, इनकी दो गैमिट्स की ज़रूरत होती है जो फ्यूज़न होंगे और उनसे हमारे पास में बनेगा, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विविपेरस का मतलब ह्यूमंस बच्चे देते हैं, वो अंडे नहीं देते। विविपेरस का मतलब अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं और ओविपेरस का मतलब होता है विविपेरस का मतलब होता है बच्चे देने वाले ऑर्गेनिज्म और ओविपेरस का मतलब होता है अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ओके। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड्स फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट, रिप्रोडक्शन के अंदर जो इवेंट होते हैं उसके अंदर है सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, गैमिट का फॉर्मेशन, स्पर्म्स इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। अब गैमिट्स कौन कौन से होते हैं, तो गैमिट्स के अंदर जो मेल का गैमिट होता है उसे हम कहते हैं स्पर्म, एंड जो फीमेल का गैमिट है उसे हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी जनरल इंट्रोडक्शन। और क्या होगा इवेंट्स के अंदर, रिप्रोडक्टिव इवेंट के अंदर मेल के अंदर क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म होंगे। स्पर्म का ट्रांसफर होगा, कहाँ पर होगा, फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट के अंदर होगा। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट इज नोन एज इंसेमिनेशन। तो दूसरे इवेंट क्या होने वाला है, इंसेमिनेशन होने वाला है। अब जब इंसेमिनेशन हो चुका है तो उसके बाद में क्या होगा, गैमिट्स का फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमिट। इन दिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जिसके बाद में हमारे पास में क्या बनता है, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो जाइगोट की फॉर्मेशन हमारे पास में हो जाती है जब भी दो गैमेट्स हमारे फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब ये जाइगोट के अंदर क्या होगा, डेवलपमेंट होनी शुरू होगी। ठीक है, डेवलपमेंट होगी, इसके अंदर डिवीज़न स्टार्ट होगी और उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज आएगी, फिर वो इम्प्लांट करेगा। इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैस्टेशन कहते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद में जितनी भी डेवलपमेंट होती है, डिफ्रेंशिएशन होता है ऑर्गन का, ये सब हमारे पास में गैस्टेशन पीरियड के अंदर होता है। ठीक है, 9 मंथ का गैस्टेशन पीरियड होता है। उसके बाद में आफ्टर द 9 मंथ जो बेबी होता है, एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो अब बेबी के अंदर, फीटस के अंदर डेवलप्ड हो जाता है। अब फीटस फुल्ली डेवलप्ड हो चुका है तो वो क्या करेगा, बाहर आएगा, तो डिलीवरी ऑफ बेबी होगी। डिलीवरी ऑफ बेबी को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। तो हमें जो इसमें ध्यान रखनी है वो इन टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ कर ध्यान रखना है कि इम्प्लांटेशन क्या होता है, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछते हैं तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इम्प्लांटेशन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, गैस्टेशन के बारे में भी पूछा जाता है, कितने महीने का होता है ह्यूमंस के अंदर, तो ह्यूमंस के अंदर ये 9th मंथ का होता है। ठीक है ना, ठीक है। तो तो हम क्या करते हैं, अब आगे देखते हैं। तो यू हैव लर्न्स दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑक्योर्स आफ्टर प्यूबर्टी। अच्छा, जितने भी ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं ये आफ्टर प्यूबर्टी होना शुरू होते हैं, क्योंकि प्यूबर्टी तक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप नहीं होते। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी
प्यूबर्टी के टाइम पे ऑर्गन्स डेवलप्ड होने शुरू होते हैं, उनका मैच्योरेशन स्टार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अब मैच्योर होने स्टार्ट होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। और व्हाट इज़ द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की एज कितनी होती है? तो एक मेल के अंदर ये एज जो होती है ये 13 to 15 ईयर्स की होती है एक मेल के अंदर। फीमेल और दिस प्यूबर्टी की एज जो होती है ना, ये इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट वेरी करती है, कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। इंडिया की ये है, अगर हम कुछ अगर ठंडे इलाकों में चले जाएं तो वहाँ पर प्यूबर्टी की एज अलग भी होती है। वहाँ कई कंट्रियाँ ऐसी हैं जो कि 15 से 18 या फिर 20 तक भी प्यूबर्टी रहती है, ठीक है। लेकिन इंडिया की हमें याद रखनी है। एंड द फीमेल की कितनी होती है? तो फीमेल की थोड़ी सी ज़्यादा, थोड़ी सी कम होती है, उनकी 11 या 12 से लेके 15 साल तक की होती है। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। कई सारे रिमार्केबल डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल देखने को मिलेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट। किन के अंदर? मेल और फीमेल के अंदर। बिल्कुल सही बात है, मेल और फीमेल के अंदर आपको कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट के अंदर डिफरेंस देखने को मिलेगा, और ये डिफरेंस हमें नोट करने हैं क्योंकि यही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म्स की फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। दैट इज, यहाँ इस लाइन से एक क्वेश्चन उठ सकता है, या फिर आप अपने आंसर के अंदर लिख सकते हो कि जो स्पर्म फॉर्मेशन है ये कंटिन्यूअस रहती है इवन इन द ओल्ड मैन। आदमी चाहे बूढ़ा हो जाए लेकिन उसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन कंटिन्यूअस रहेगी, और बूढ़े हो तक भी उसके अंदर स्पर्म बन रहे होंगे। लेकिन ऐसा फीमेल में नहीं होता। बट जो फॉर्मेशन है ओवम वो कजेस कर जाती हैं इन ह्यूमंस के अंदर अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। 50 ईयर्स की एज के अंदर फीमेल के ओवम्स सिजेस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद में और ओवम नहीं बनते। इसे हम क्या कहते हैं? मीनोपॉज। इसको हम क्या कहते हैं? मीनोपॉज कहते हैं हम इसे, मीनोपॉज, ठीक है। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गई है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इसके बारे में, चलो हम थोड़ा सा अभी डिटेल में पढ़ लेते हैं कि तुम 11th पढ़ के आए हो तो तुमने ज़रूर ये पढ़ा होगा कि सेल डिवीज़न जो होती है वो 2 टाइप की होती है। सेल डिवीज़न आर 2 टाइप, ठीक है। ये 2 टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक होता है हमारे पास में मियोसिस, और एक होता है हमारे पास में माइटोसिस, ठीक है। मियोसिस और माइटोसिस 2 हमारे पास में होती है। अब मियोसिस में हैप्लॉइड गैमेट्स, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं, और माइटोसिस में जो भी क्रोमोसोम का नंबर है डिप्लॉइड का डिप्लॉइड जाता है, ठीक है। अब होता ये है कि जो स्पर्म फॉर्मेशन है ना वो किससे होता है? तो यार ये टॉपिक थोड़ा सा चलो आगे करते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो ये मुद्दा कल ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये इसकी वजह से बस अभी इतना याद रखो कि जो ओवम है वो क्यों सजेस हो जाते हैं और स्पर्म कंटिन्यूस रहते हैं, वो मियोसिस और माइटोसिस में इनका आंसर छुपा हुआ है। ये एक बात हम कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो हमें पढ़ना है वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पढ़ना है क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा वरना फिर, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जो आज हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमें? द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। क्या कहा है एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी ने कहा द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड। कहाँ पर लोकेटेड होता है ये हर कोई जानता है। कहाँ होता है? पेल्विक रीजन के अंदर लोकेटेड होते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेल्विक रीजन, एब्डोमेन के नीचे वाला जो रीजन होता है इसे हम पेल्विक रीजन कहते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। इसके अंदर क्या चीज़ होती है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या होंगी? एक पेयर टेस्टिस होगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम जरा ना थोड़ा इमेज से देखते हैं तो वहाँ पर और भी अच्छा क्लियर होगा। तो मैं इमेज निकाल लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पास में क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही है। तो हम थोड़े कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से दिखे। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ दिख रही है? इसकी जगह 1 मिनट 1 सेकेंड, या अब ठीक है। तो हमें दिख रही है ये, इसे क्या कहते हैं हम? ये होती है हमारे पास टेस्टिस। तो एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर
एक पेयर टेस्टिस होता है, 1 पेयर टेस्टिस होता है, 2 टेस्टिस हमारे पाए जाते हैं एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अभी सिर्फ हम ऑर्गन की बात करते हैं, डक्ट एक साथ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में क्या पाया जाता है, हमारे पास में पाया जाता है पेनिस, ठीक है। पेनिस जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है वो क्या होता है, पेनिस। वैसे टेस्टिस भी आपका एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के अंदर आता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सटर्नल ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास में और क्या देखने को आपको मिल रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड आपको देखने को मिल रही है, और क्या आपको देखने को मिल रही है, बल्बो यूथरल ग्लैंड, ठीक है, ये भी हमें देखने को मिल रही है। और हमारे पास में हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें बल्ब देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डक्ट। डक्ट बड़ी ज़रूरी होती है, एसेसरी। देखो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है मेल के अंदर, मेल के अंदर जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हमारे पास टेस्टिस होता है। क्यों, हमने देखो ये 2 चीज़ें होती हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा होता है हमारे पास सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ऑर्गन होते हैं जो कि गैमेट की फॉर्मेशन डायरेक्टली करते हैं एंड जो सेक्स हार्मोन्स भी सीक्रेट करते हैं, वो हमारे पास में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। एंड द सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे पास में कौन होते हैं, जो गैमेट की फॉर्मेशन नहीं करते लेकिन गैमेटोजेनेसिस में उसकी मदद कर रहे हो या फिर गैमेट के ट्रांसफर में उसकी मदद कर रहे हो, तो वो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेरी बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास में अब हमें इन्हीं ऑर्गनों का डिटेल में पढ़ना है। अब डक्ट भी होती है हमारे पास में, जैसे कि एपिडेडिमिस। एपिडेडिमिस हमारे पास में होती है। इसके अलावा आपके पास में वास डिफरेंस है, इसके बारे में हमें देखना है बड़े अच्छे से, वास डिफरेंस के बारे में हमें देखना है ना। वास डिफरेंस एक डक्ट होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट डक्ट है। सेमाइनल वेसिकल एक ऑर्गन है ना। और आपके पास में और क्या है, आपको यूरेथ्रा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डक्ट है, इसके बारे में भी बड़े अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमें बड़े डिटेल में अभी पढ़ना है। चलो वापिस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, या ठीक है। तो अब हमारे पास में वही एनसीईआरटी ने लिख रहा है, इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। इसके अंदर क्या होता है, एक पेयर है टेस्टिस का, अलोंग विद एसेसरी डक्ट, कुछ सहायक डक्ट है, नलिकाएं हैं इसके अंदर, कुछ ग्लैंड्स इसके अंदर हैं, ठीक है। और एंड द एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया जैसे कि पेनिस वगैरह जितने भी है, स्क्रोटम, ये हमारे पास में एक्सटर्नल जेनेटिलिया हैं, ठीक है। ओके एक मिनट, या अब हम पढ़ते हैं यहाँ एनसीईआरटी क्या बताता है, यहाँ बताता है एनसीईआरटी कि जो टेस्टिस है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नहीं है, पेल्विक रीजन में है, और कहाँ है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। टेस्टिस जो होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं, कहाँ पर, स्क्रोटम के अंदर पाए जाते हैं। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि हैंग हो रही होती है बाहर एक्सटर्नल बॉडी के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, जिसके अंदर टेस्टिस होता है। स्क्रोटम क्या काम करता है भाई, स्क्रोटम का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। स्क्रोटम क्या काम करता है, स्क्रोटम काम करता है, ये टेम्परेचर को लो करता है। क्यों ज़रूरत हुई टेस्टिस को बाहर करने के लिए, क्योंकि गैमीटोजेनेसिस, यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो फॉर्मेशन करनी है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए जो टेम्परेचर ज़रूरी होता है, वो टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री है, उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर ये टेम्परेचर कम नहीं हुआ तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकती। इसलिए हमारी बॉडी से बाहर निकाले गए हैं स्क्रोटम, बाहर करे गए हैं स्क्रोटम, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो स्क्रोटम है हेल्प करता है मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, कितना, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम कर देता है नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है। ये बड़ा ही ज़रूरी होता है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है। अब आपने टेस्टिस पढ़ रहे हो, ठीक है। टेस्टिस का डायमेंशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि जो लेंथ है हमारे पास में उसकी टेस्टिस की, वो 4 to 5
सेंटीमीटर होती है। लेंथ ऑफ द टेस्टिस 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस, जो ये टेस्टिस है हमारे पास में, इसको कवर्ड करके रखता है डेंस कवरिंग। ठीक है, इसकी जो ऊपर होती है एक डेंस कवरिंग होती है, टेस्टिस की कवर्ड होती है डेंस कवरिंग से। तो डेंस कवरिंग से ये कवर्ड रहता है हमारे पास में टेस्टिस। ठीक है, अब ये कवरिंग क्या करती है, ये इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, ये इस प्रोटेक्ट करने का काम है। अब बात करते हैं एक टेस्टिस के अंदर क्या होता है। टेस्टिस के अंदर क्या पाए जाते हैं, कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। ईच टेस्टिस हैव अ कंपार्टमेंट। इन कंपार्टमेंट को हम टेस्टिस्कुलर लोब्यूल कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक जो टेस्टिस होती है उसके अंदर कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। इन कंपार्टमेंट को हम टेस्टिस्कुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और ये टेस्टिस्कुलर लोब्यूल्स की जो काउंट होती है वो अबाउट 250 250 कंपार्टमेंट एक टेस्टिस के अंदर होते हैं, टेस्टिस के अंदर होते हैं। और इन कंपार्टमेंट का नाम टेस्टिस्कुलर लोब्यूल्स होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी ज़रा हम थोड़ा अभी आगे देखते हैं। अब जो ये हमारे पास में टेस्टिस्कुलर लोब्यूल्स है ना, इन टेस्टिस्कुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या पाया जाता है। इन टेस्टिस्कुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 to 1 से लेके 3 हाईली कोल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। ये एक डक्ट होती है जो कि हर एक लोब, ये जो टेस्टिस्कुलर लोब्यूल्स हैं इसके अंदर 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। एक टेस्टिस के अंदर ऐसे कंपार्टमेंट 250 होते हैं। तो एक टेस्टिस के अंदर कितनी हमारे पास में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हुई, तकरीबन 250 से लेके ये हमारा 700 750 तक नंबर हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है ये हमारे क्या काम करती है, स्पर्म का प्रोडक्शन। तो जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही होता है, क्योंकि यहीं पे ही मेल जर्म सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा एक बार एनसीईआरटी डायग्राम को बड़े अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में देखो क्या दे रखा है, देखो ये पेनिस है, दैट इज पेनिस। ये हमारे पास में पेनिस हो गया। पेनिस की जो कवरिंग है, जो हमारे पास में पेनिस का जो हेड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस, ये कवर्ड रहता है एक फोर स्किन ये फ्री स्किन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं, जिसको हम फोर स्किन कहते हैं। ठीक है, और पेनिस के अंदर जो डक्ट होती है उसे हम यूरिथ्रा कहते हैं। यूरिथ्रा एक कॉमन डक्ट होती है, ये यूरिनेशन के लिए भी है एंड स्पर्म ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी। एक ही डक्ट है मेल्स के अंदर स्पर्म ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एंड यूरिनेशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी ने देखो प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई है। ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी दिखाई है। और आपकी, ठीक है, और क्या देखते हैं, और देखते हैं, देखो टेस्टिस हो गया हमारा, टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर है। टेस्टिस से बाहर क्या है, ये एपिडेडिमिस है। एपिडेडिमिस से निकलने वाली डक्ट को हम क्या कहते हैं, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंशिया जो है हमारे पास में जब आगे जाके मिलती है तो किसके साथ में जाके मिलेगी, वो सेमाइनल वेसिकल के साथ में, वेसिकल के साथ में जाके मिलेगी, सेमाइनल वेसिकल के साथ में, और उसकी डक्ट के साथ में जुड़ेगी। सेमाइनल वेसिकल की जो डक्ट होती है वो इजैकुलेटरी डक्ट होती है। इजैकुलेटरी डक्ट के साथ में जब वास डिफरेंस मिलती है तो हमारे पास में सॉरी जो वास डिफरेंस है वो सेमाइनल वेसिकल के साथ में जुड़कर क्या बनाती है, इजैकुलेटरी डक्ट को बनाती है। और ये इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर यूरेथ्रा से जाके जुड़ जाता है। ठीक है, यूरेथ्रा से जाके जुड़ जाता है। ओके, ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं और आगे। हाँ, तो ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है इज लाइन ऑन इट्स इनसाइड बाय द टू टाइप ऑफ द सेल। ये दो तरह के सेल से मिलकर बनी होती है, एक होते हैं मेल जर्म सेल और दूसरे होते हैं सर्टोली सेल। ठीक है, मेल जर्म सेल का मतलब ये फॉर्मेशन में, स्पर्मेटोजेनेसिस के फॉर्मेशन में जरूरी है। और इसका दूसरा नाम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह है स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम है इनका, स्पर्मेटोगोनिया।
स्पर्मेटोगोनिया होता है मेल जर्म सेल्स, ठीक है। अब जो मैं बताना चाह रहा था कि क्यों मेल के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो थ्रू आउट द लाइफ होती है और फीमेल के अंदर ये थ्रू आउट द लाइफ नहीं होती, तो वो क्या होता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये हमारे पास में सबसे पहले क्या करेगी, पहले नंबर पर यहाँ पर होगी माइटोसिस और फिर इसके अंदर होगी मियोसिस, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। तो स्पर्मेटोगोनिया जब माइटोसिस करेगा, हम यहाँ पर समझते हैं, चलो एक मिनट मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, वहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से। हाँ यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं कि देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या था, ये था स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया था। अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर होगा माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद में ये दो सेल को बनाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, टाइप ए सेल्स और टाइप बी सेल। ये थोड़ी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। टाइप ए सेल जो होगी, इसमें से एक सेल जिसका न्यूक्लियस थोड़ा डार्क दिखेगा ना, तो वो तो आपका किसके अंदर जाएगा, वो आपका मियोसिस के अंदर जाएगा। ये वाला आपका किस में जाएगा, मियोसिस के अंदर जाएगा। और जो ये वाला है जिसके अंदर डार्क न्यूक्लियस नहीं होगा, ये फिर से आपका माइटोसिस के अंदर जाएगा। देखो जब भी ये होता है ना, तो दो सेल्स हमारे बन जाती है, एक मेल जर्म सेल्स बनती है और दूसरी आपकी हमारे पास में फिर से स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगी, ठीक है। मेल जर्म सेल तो मतलब कि स्पर्मेटोगोनिया तो थी, मतलब कि एक माइटोसिस हुआ तो माइटोसिस से आपकी दो इक्वल सेल्स बन गई। अब एक सेल तो उस स्पर्मेटोगोनिया की तरह ही काम करेगी, जो माइटोटिक डिवीजन करेगी, और एक सेल जो होगी वो एक्चुअल में स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जाएगी, जिसके अंदर स्पर्मियोसिस होगी, हैप्लॉइड डिवीजन होंगे और 4 हमारे पास में स्पर्म मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही वजह है कि इसके अंदर माइटोसिस कंटिन्यूअस होती है, तो जो एक स्पर्मेटोगोनिया आती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, उससे हर एक बार जब भी डिवीज़न होता है तो एक नई स्पर्मेटोगोनिया आ जाती है। लेकिन फीमेल के अंदर माइटोटिक डिवीज़न नहीं होती है, वहाँ मियोसिस डिवीज़न होती है। तो एक बार गैमेट बनने के बाद वो ओगोनिया ख़त्म, वो नहीं दोबारा यूज़ आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी जिसको मैं वहाँ बता रहा था, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं द मेल जर्म सेल, जो मेल जर्म सेल है यानी कि स्पर्मेटोगोनिया है, वो अंडरगो क्या करती है, मियोटिक डिवीजन करती है एंड फाइनली लीड्स टू द स्पर्म फॉर्मेशन, और उसके बाद में क्या होगा, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। वाइल जो सर्टोली सेल्स हैं वो क्या करती हैं, वो प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिशन को टू द जर्म सेल। सर्टोली सेल्स जो होती हैं ना, ये क्या कौन सी सेल्स होती हैं, तो ये एक तरह की ना एक हेल्पर सेल्स होती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है जर्म सेल को, ठीक है। The regions outside the seminiferous tubule called interstitial space, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आउटसाइड जो हमारा इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके आउटसाइड जो स्पेस होता है उन्हें हम इंटरस्टिशियल स्पेस करते हैं। इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कुछ क्या पाई जाती हैं, ब्लड वेसल पाई जाती है और इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम लीडिक सेल्स भी कहते हैं। ये लीडिक सेल्स बड़ी ही इम्पोर्टेंट है किस काम के अंदर, ये हार्मोन का सिक्रेशन करती है। लीडिक सेल्स जो होती हैं ये हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, ये हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं लीडिक सेल्स। कौन सा हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, और मेनली जो आपका है मेल एंड्रोजेनिक हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। तो लीडिक सेल्स जो होती हैं वो सिंथेसाइज और सीक्रेट द टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन कहते हैं। एंड अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, कुछ और इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि यहाँ पर कोई इन्फेक्शंस वगैरह ना आ जाए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तो बहुत ही सुंदर डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया, जिसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एक टेस्टिस के अंदर आपको ये देखिए, ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। तो ऐसे कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे, तो एनसीईआरटी ने हमें बताया है कि ऐसे 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होने वाले हैं, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी होने वाली है, हर एक के अंदर
1 से लेके 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होंगी। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होंगी यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। दूसरा और आपको देखने को में क्या मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम। अब ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाद में जब 1 से लेके 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आगे जाके ये जुड़ती है तो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को बना लेती है। इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रेटिटेस्टिस कहते हैं। रेटिटेस्टिस हम इसे कहते हैं, इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को। और ये रेटिटेस्टिस जो होती हैं ये आगे जाके हमारे पास में किस चीज़ की फॉर्मेशन करती हैं, ये वास इफ्रेंशिया की फॉर्मेशन करती है, ये वास इफ्रेंशिया की फॉर्मेशन करती है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं जिसके अंदर 1 से लेकर 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं। हर एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो होगी आगे जाके नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को बनाएगी, जुड़ेंगी ये आपस में और रेटिटेस्टिस को बनाएंगी। ये रेटिटेस्टिस जो होंगे एक बैलेंस ज़्यादा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और फिर एक मोटी मोटी थोड़ी सी डक्ट बनेगी जिसे हम वास इफ्रेंशिया कहेंगे। अब ये वास इफ्रेंशिया जो है ना वो आगे जाके क्या बनाती है, एपिडेडिमिस को बनाती है। एपिडेडिमिस एक हाईली कंडेंस, आपका जो वास डिफरेंस ऊपर जा रहा है ना, ये वाला वास डिफरेंस, यही बहुत ही हाईली कंडेंस्ड होता है यहाँ पर एपिडेडिमिस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ना क्या काम है इसका एपिडेडिमिस का, तो मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म कहाँ होता है, एपिडेडिमिस के अंदर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस एपिडेडिमिस के भी 3 पार्ट होते हैं, कार्पस, कॉपस, कोडा, ठीक है। ये 3 पार्ट इसके होते हैं एपिडेडिमिस के लिए, इसके लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास में फिर उसके अंदर एपिडेडिमिस के अंदर ये सब जितने भी, क्योंकि स्पर्म जो भी बनेंगे वो एपिडेडिमिस के अंदर क्या काम होता है इसका काम होता है स्टोर्ड करके रखना। स्पर्म की जो स्टोरेज होती है ना वो यहीं पे ही होती है, तकरीबन बहुत सारी, ये बहुत बड़ी लेंथ होती है, ये एपिडेडिमिस बहुत लंबी लेंथ होती है, ये 1 मीटर के आसपास की लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली। इतना कंडेंस यहाँ पर ट्यूब को रखा जाता है, तो इतने स्पर्म को यहाँ पर स्टोर करा जा सकता है। फिर वास डिफरेंस होता है, वास डिफरेंस जो है आगे जाके किससे जुड़ रहा है, सेमिनिफरस वेसल से मिलकर जुड़ रहा है और वेसल से मिलने के बाद इजैकुलेटरी डक्ट को बनाता है। और यहाँ पर आपका देखो प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को लिए, प्रोस्टेट ग्लैंड के आगे हमारे पास में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है, यूरेथ्रा हमारे पास में। तो इन सब की ग्लैंड के फंक्शन क्या क्या है हमें ये भी अभी पढ़ना है, ठीक है, इनके फंक्शन भी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, सॉरी एक मिनट। तो जो आज हमने पढ़ा है वो हमने लीडिंग सेल्स तक पढ़ लिया, ठीक है। अभी हम थोड़े से इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, है नहीं, इसके ऊपर थोड़े से अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। और मैं क्योंकि सोच रहा हूँ कि जो फंक्शन है ना एपिडेडिमिस और ये जितने भी डक्ट हैं इनके एक साथ बताऊँ अगली क्लास में, वरना वीडियो ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी। अब चलो जल्दी से एक बार ये बता दो चलो कि इस डक्ट का क्या नाम है, जल्दी जल्दी जल्दी, अभी पढ़ाया था, कौन सी डक्ट है, जरा गौर से देखो, 1 मिनट में एक बार छोटी कर दूँगा, आराम से सोचो इस डक्ट का क्या नाम होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस डक्ट का जो नाम होगा वो क्या बोला था आपने, वो बोला था वास डिफरेंस के इफ्रेंशिया, ये डिफरेंस, ठीक है। वास इफ्रेंस कहाँ पाया जाता है, तो ये मुझे कमेंट करके बताना कि वास इफ्रेंस कहाँ पाया जाता है, वास इफ्रेंशिया, ठीक है। अच्छा चलो बी पार्ट का क्या नाम है, क्या नाम है, क्या चीज़ है बी पार्ट क्या है, तो इस ऑर्गन का क्या नाम बताया था, वेरी गुड वेरी गुड, क्या नाम है इसका, पेनिस, एक्सटर्नल जेनेटिक ऑर्गन, ठीक है। अच्छा ये सी तो बहुत ही आसान है, ये सी कौन सा ऑर्गन है, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया, ये है टेस्टिस, कौन सा, अच्छा ये जो, चलो इतने जल्दी से ये चीज़ बता दो कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, प्राइमरी सेक्स, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फिर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बहुत जल्दी, हाँ बहुत बढ़िया, ये क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सही बताया। तो ये क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अच्छा चलो इसमें से बताओ सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है इनमें से, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया, पेनिस, बहुत बढ़िया, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अच्छा चलो इसके अंदर हम मैं ये पूछूं कि ये कौन सी ग्लैंड है हमारी, बताइए बताइए बताइए, थोड़ा सा हार्ड हो गया, अच्छा एक बार थोड़ा सोच लो,
अरे ये प्रोस्टेट ग्लैंड ही तो है, इसमें इतना क्या सोचना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। अच्छा चलो, ये तो तुम्हें पता ही होगा, ये कौन सी ग्लैंड है, जल्दी से बताओ। अच्छा बहुत बढ़िया, ये तो हमारी कौन सी है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अच्छा 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 चलो ये बताओ कि ये क्या चीज़ है, मुझे कमेंट करके बताओ कि ये इतना बड़ा क्या चीज़ है, ठीक है, मैं चेक करूँगा, गलती नहीं करना इसमें। अच्छा अच्छा चलो ये बताओ, इस वाले हेड वाला जो पेनिस का पोर्शन होता है इसे क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा बहुत सही, क्या नाम है इसका, ग्लांस पेनिस नाम है इसका, ग्लांस पेनिस, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो ये बताओ, इसका क्या नाम है, जल्दी जल्दी जल्दी। इसका नाम क्या है, एपिडेडिमिस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके अच्छा चलो ये बताओ, ये जो डक्ट है, ये वाली बीच की डक्ट, इस डक्ट का क्या नाम है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अच्छा अरे वाह बहुत बढ़िया, इसका नाम क्या है, यूरेथ्रा, बहुत होशियार हो बहुत होशियार हो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा चलो, जो कमेंट में ये बता दे ये कौन सी डक्ट है, मैंने नहीं बताई, लेकिन अगर वो ये बता दे तो उसका नाम लिया जाएगा अगली वीडियो में, ठीक है ठीक है। ओके जी ओके, वाह ये तो डायग्राम और भी अच्छा है, ठीक है। एक बार मैं जरा ये चेक कर लेता हूँ कि वीडियो कितनी बड़ी हो गई है। वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, आधा घंटा हो गया, तो चलो जल्दी जल्दी से हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं, जल्दी से मुझे बता दो ये क्या है, ये एनस है, ओके। ये कौन सी डक्ट है, देखो ये हमारे पास में क्या है, ये टेस्टिस हो गया। मैं एक बार बताता हूँ, देखो ये टेस्टिस है, ये एपिडेडिमिस है, यहाँ से निकलने वाली डक्ट कौन सी होगी, वास डिफरेंस, फिर ये घूम के आई, यहाँ पर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, सेमिनल वेसिकल्स पाई जाती है। फिर कौन सी ग्लैंड देखने को मिलेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिलेगी, यहाँ पर बल्बो यूथरल ग्लैंड होगी, ये यूरिथ्रा है आपका, ये आपका यूरिथ्रल मीटस है, जो ओपनिंग है उसे हम यूरिथ्रल मीटस कहते हैं, ये आपका क्या है, रेक्टम है, ये एनस है, ठीक है, और आपका, ठीक है, यही सब इसके अंदर दे रखी है। चलो बहुत बढ़िया, और कोई डायग्राम, और कोई डायग्राम नहीं है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आज के लिए इतना ही। तो कल हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, कल हमें एसेसरी ऑर्गन के बारे में पूछना है, और एक बार हम फिर से रिवीजन स्टार्ट कर थोड़ी सी कर लेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, माइटोसिस म्यूसिस के लिए, ये आगे भी आएगा टॉपिक, फिर दोबारा कर लेंगे, 3-4 बार हो जाएगा ना तो बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। चलो गुड बाय टाटा सी यू, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।